एक पिता ने किया अपनी बेटी से विवाह। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और अंत तक सुने। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर एक पिता ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा धीरसेन रहा करते थे और राजा वीरसेन की एक रानी थी, उसका नाम पद्मुखी था। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा धीरसेन अकेले ही जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। जब राजा धीरसेन अपने नगर से मीलों दूर एक सुनसान जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है, तो मित्रों उस जंगल में उसे कोई भी जानवर शिकार के लिए नहीं मिलते हैं। मित्रों, राजा धीरसेन को शिकार के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसको बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। जब राजा धीरसेन को प्यास लगती है तो राजा धीरसेन उसी जंगल में स्थित एक नदी के पास चला जाता है। मित्रों, जैसे ही राजा धीरसेन नदी के पास जाकर देखता है तो मित्रों उस नदी के किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वो इंसानों का भाग्य लिख रही थी। मित्रों, जब राजा धीरसेन उस बूढ़ी औरत को देखता है तो राजा धीरसेन उस औरत को पाखंडी समझ लेता है। मित्रों, राजा धीरसेन उसके पास जाता है और उसे कहता है, हे माँ, इस जंगल के मीलों दूर मेरा राज्य है और मैं उस राज्य से आया हूँ और मैं उस राज्य का राजा धीरसेन हूँ और मैं आपको मेरा हाथ दिखाने और मेरे भाग्य के बारे में पूछने के लिए आया हूँ और मुझे तुम ये भी बता देना कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। मित्रों, उसके बाद में वो बूढ़ी औरत राजा धीरसेन की ओर देखती है और उसे कहती है कि हे पुत्र, भले ही आप मुझसे झूठ बोल लो, क्योंकि मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ और तुम्हारा भाग्य भी मेरे हाथों से ही लिखा गया था और तुम्हारा विवाह पहले ही हो चुका है और अब से पहले तुम्हारी रानी तुम्हारे महल में मौजूद बैठी हुई है। तो मित्रों, राजा धीरसेन समझ जाता है कि वाकई में ये बूढ़ी औरत मेरे बारे में सब कुछ जानती है। परंतु मित्रों, उसके बाद भी बूढ़ी माँ राजा धीरसेन से कहती है कि हे बालक, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, मुझे पाखंडी ढोंगी समझा है, तो सुन लो, तुम्हारा भाग्य मेरे द्वारा लिखा गया है। और हाँ, अभी तुमने कहा था कि मेरा विवाह कब होगा, तो पुत्र जाओ, तुम्हारा विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ होगा। मित्रों, राजा धीरसेन उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि अरे बूढ़ी माँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो मुझे किसी संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई है और आखिर मेरा विवाह मेरी ही पुत्री के साथ कैसे हो सकता है। मित्रों, इस प्रकार कहकर राजा धीरसेन वहाँ से जाने लगता है और बूढ़ी माँ राजा धीरसेन से कहती है कि हे पुत्र, मैं जो भाग्य में लिख देती हूँ वह काम होकर ही रहता है और जो मैंने तेरे बारे में लिखा है वो किसी न किसी प्रकार से होकर ही रहेगा। मित्रों, राजा धीरसेन उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर अपने महल की ओर आ जाता है, अपने राज्य की ओर आ जाता है और महल में चला जाता है। जब महल में जाकर अपने कक्ष में चला जाता है और कक्ष में जाकर बैठ जाता है। मित्रों, इधर राजा महल में आकर चिंता में बैठ जाता है तो रानी पद्मती को पता चलता है, तो रानी पद्मुखी को पता चलता है कि आज महाराज कोई चिंता से परेशान लग रहे हैं। तो रानी पद्मुखी महाराज के पास आकर पूछती है, हे पियाजी, क्या बात है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो मित्रों, राजा धीरसेन अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, आज मैं शिकार के लिए जंगल की ओर गया था, तो आज मुझे शिकार में कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लगने लगी और जब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के पास गया, तब मैंने उस नदी के किनारे पर देखा कि एक बूढ़ी माँ लोगों का भाग्य लिख रही थी और जब मैंने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर थोड़ी मजाक कर ली और कहा कि मेरा विवाह कब होगा, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। परंतु उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे ये भी कहा है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ होगा।
मित्रों इस बात को सुनकर रानी पद्मुखी बोली, हे पियाजी सुनो, जो भी वो बूढ़ी माँ कह रही थी वो सब झूठ है और ये लोग बहुत ही पाखंडी होते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे धन ऐंठने का काम करते हैं। भला आप उस बूढ़ी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मित्रों उसके बाद में राजा धीरसेन कहता है कि ऐसी बात है तो उसको मेरे बारे में ये पता कैसे है कि मेरी शादी हो गई है। तब पद्मुखी बोली, हे प्रिय, तुम इस देश के नगर के राजा हो और आपका नाम आसपास ही नहीं बल्कि मीलों दूर वाले राज्यों में भी आपका नाम है। भला आपको कौन नहीं जानता। तो ठीक उसी तरह वो बूढ़ी अम्मा भी आपको जानती है। ये बात कोई चिंता करने लायक नहीं है। मित्रों उसके बाद में राजा और रानी इस बात को भूल जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद रानी पद्मुखी के गर्भधारण हो जाता है। तब गर्भधारण हो जाता है जब रानी पद्मुखी और राजा धीरसेन पुत्र की आस करके बैठे हुए थे। रानी पद्मुखी चाहती थी कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो और राजा धीरसेन भी यही चाहता था कि उसे एक पुत्र मिले। परंतु मित्रों जो भेमाता लिख देती है वही होकर रहता है। कुछ महीनों बाद रानी पद्मुखी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। जब रानी पद्मुखी के गर्भ से पुत्री का जन्म होता है तो रानी पद्मुखी समझ जाती है कहीं उस बूढ़ी माँ ने कहा था वो नहीं हो जाए। मित्रों यही सब बात सोचकर रानी पद्मुखी अपनी उस 6 दिन की बेटी को उठाकर एक खुमार के खेत में रखाती है। उस खेत में एक खड्डा हुआ होता है, उस खड्डे में गाड़ कर आ जाती है और सोचने लगती है कि रात्रि भर में ये मर जाएगी। मित्रों इधर जब सवेरा होता है तो खुमार और खुमार की पत्नी दोनों मटकी बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए अपने खेत में जाता है और वहाँ पर जाकर उस जिस खड्डे में से वे मिट्टी लेते हैं उस खड्डे में उन्हें एक पुत्री मिलती है। मित्रों जब उन्हें वो पुत्री मिल जाती है तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वे उस पुत्री को पाकर सोचने लगते हैं कि हमें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मिल गया है और ये हमें भगवान ने एक भेंट के रूप में दी है। मित्रों इस तरह सोचते सोचते वो खुमार और उसकी पत्नी उस लड़की को अपने घर ले गई। मित्रों घर ले जाकर उस पुत्री का खुमार लालन पालन करने लगता है। मित्रों इस प्रकार चलते चलते कई वर्ष बीत गए। इधर राजा धीरसेन की पत्नी पद्मुखी राजा धीरसेन से कहती है, हे पियाजी अब आपको इस प्रकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पुत्री को अपने हाथों से मरने के लिए छोड़ा है और अब तक तो वह मर भी गई होगी। परंतु मित्रों जो भेमाता लिख देती है वह होकर ही रहता है। इधर राजा धीरसेन की पुत्री देखते ही देखते उस खुमार के घर बड़ी हो गई और मित्रों वो इतनी अत्यधिक सुंदर थी, आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता तो उसकी ओर मोहित हो जाता था। मित्रों एक दिन की बात है, राजा धीरसेन जंगल में शिकार के लिए फिर से जाता है और मित्रों इधर उसकी पुत्री थी, वो भी उसी जंगल में लकड़ियों के लिए जाती है। मित्रों राजा धीरसेन को वह लड़की दिखाई देती है लेकिन धीरसेन को ये पता नहीं होता है कि ये मेरी ही पुत्री है। मित्रों उसके बाद में राजा धीरसेन अपनी बेटी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है और उसके बाद में अपने महलों में आ जाता है और महलों में आकर अपने मंत्रियों से कहता है कि मैं आज जब जंगल में शिकार के लिए जा रहा था तब लड़की दिखाई दी और मुझे उस सुंदर लड़की से विवाह करना है। तो मित्रों उसके बाद में राजा धीरसेन उस लड़की की जांच करवाता है कि वह लड़की कौन की है, कहाँ रहती है, किस नगर में रहती है। तब उसके मंत्री जाकर उस लड़की का पता लेकर आते हैं और कहते हैं, महाराज वह लड़की एक कुमार की पुत्री है और अपने ही नगर में रहती है। मित्रों इतना सुनकर राजा धीरसेन कुछ पंडितों के साथ उस खुमार के घर रिश्ता भिजवा देता है और उसमें लिखकर भेजता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों खुमार राजी हो जाता है
और इधर राजा धीरसेन अपनी ही बेटी से विवाह कर लेता है। अपनी ही बेटी से विवाह करने के बाद में अपनी बेटी को महलों में ले आता है। इधर रानी पद्मुखी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके पास बैठकर उससे कुछ बातें करने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मित्रों, उसके बाद में पद्मुखी की पुत्री पद्मुखी से कहती है कि पूछिए आप क्या पूछना चाहती हो। तो पद्मुखी अपनी ही बेटी से कहती है कि बहन, क्या तुम सच में ही इसी खुमार की लड़की हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे की सुंदरता को देखकर और तुम्हारे इस मोहिनी रंग को देखकर मुझे ये नहीं लग रहा है कि तुम एक खुमार की बेटी हो। मित्रों, उसके बाद में खुमार की बेटी और रानी पद्मुखी की बेटी कहने लगती है कि बहन, ये तुमने सही पूछा, मैं इस खुमार की बेटी नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है और माता कौन है। परंतु कई वर्षों पहले मुझे मेरी माँ और मेरे पिता मुझे जिस खुमार की मैं बेटी हूँ उस खुमार के खेत में छोड़कर चले गए थे और रात्रि का समय था, मुझे एक खड्डे में रखकर चले गए थे। मित्रों, जैसे ही रानी पद्मुखी उसके मुख से इस बात को सुनती है तो समझ जाती है कि कहीं ये मेरी पुत्री तो नहीं है। और उसके बाद में रानी पद्मुखी उस खुमार को बुला लेती है और उस खुमार से पूछने लगती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली और कैसे आई और ये कौन है। मित्रों, जब खुमार रानी पद्मुखी को सारी बात बता देता है तो रानी पद्मुखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर रानी पद्मिनी इधर राजा धीरसेन से जाकर कह देती है कि हे प्रियतम, आज आपने जिस कन्या से विवाह किया है ये हमारी ही बेटी है, जिसे मैं कई वर्षों पहले एक खुमार के खेत में मरने के लिए छोड़कर आई थी। ये वही लड़की है। मित्रों, उसके बाद में राजा धीरसेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रानी पद्मुखी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद में राजा धीरसेन अपनी तलवार निकालता है और ईश्वर को याद करके कहने लगता है कि हे प्रभु, आज आप हमसे कौन सा अनर्थ करवाने के लिए जा रहे थे। वो तो ये सही हुआ कि विवाह होने के तुरंत बाद ही हमें इस बात का पता चल गया, अन्यथा आज की रात्रि बीत जाती और कोई अनर्थ हो जाता तो प्रभु बहुत ही अनर्थ हो जाता। मित्रों, ये सब कुछ सोचकर राजा धीरसेन अपनी तलवार से अपने सिर को काट लेता है और रानी पद्मुखी भी वहीं अपने पाप को समझकर उसी तलवार से अपना सिर काट लेती है। तो मित्रों, इस प्रकार कभी भी भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। मित्रों, जो भाग्य में लिख दिया है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप लाखों प्रयास कर लो लेकिन वो नहीं मिटेगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी